नमस्कार। आज बात करते हैं उस अदृश्य कानूनी दुनिया की जो हमारे चारों तरफ की चीज़ों को हम तक पहुंचाती है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर यह सिस्टम बहुत ही दिलचस्प है। कभी सोचा है कि वो फोन जो हमारे हाथ में है या वो कॉफी जो हम पीते हैं, वो हजारों किलोमीटर दूर से बिना किसी गड़बड़ के सही सलामत हम तक पहुंच कैसे जाती है? ये कोई जादू नहीं है, इसका पूरा राज एक बहुत ही मजबूत कानूनी सिस्टम में छुपा है। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर यह पूरा ग्लोबल ट्रेड टिका हुआ है। देखिए, जब दो लोग हजारों मील दूर बैठकर कोई सौदा करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल होता है भरोसे का, है ना। सामान भेजने वाले को पैसे की गारंटी चाहिए और खरीदने वाले को सामान की। बस यहीं पर कानूनी कागजात और इंटरनेशनल नियम एक तरह से गारंटी बनकर सामने आते हैं। तो फिर ये कागजात आखिर हैं क्या? चलिए देखते हैं कि कौन से दस्तावेज हैं जो किसी भी सामान को एक लीगल पहचान देते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आता है बिल ऑफ लेडिंग या लदान बिल। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी घर की रजिस्ट्री के कागज होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये सिर्फ एक रसीद नहीं है, ये तो मालिकाना हक का सबूत है। मतलब जिसके हाथ में ये बिल, सामान उसी का, और इसी को दिखाकर सामान की डिलीवरी मिलती है। अब इसके उलट है एयर वे बिल। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये हवाई जहाज से भेजे गए सामान के लिए होता है। पर यहाँ एक बड़ा मजेदार फर्क है। ये बिल ऑफ लीडिंग की तरह मालिकाना हक का कागज नहीं है। नहीं, ये तो बस एक पक्की रसीद है कि हाँ भाई, एयरलाइन ने सामान ले लिया है। तो चलिए दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर लेते हैं। बिल ऑफ लीडिंग मतलब मालिकाना हक, एयरवे बिल मतलब सिर्फ रसीद। एक समंदर के लिए, दूसरा हवा के लिए। और एक बहुत जरूरी बात, बिल ऑफ लीडिंग नेगोशिएबल होता है। मतलब ये कि सामान जब रास्ते में है, समंदर में है, तब भी उसे बेचा जा सकता है, किसी और के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। जबकि एयरवे बिल नॉन नेगोशिएबल है, उसका मालिक नहीं बदल सकता। अब ये कागजात हवा में तो काम करते नहीं, इनके पीछे होती है इंटरनेशनल नियमों की ताकत। तो चलिए अब इन नियमों पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं हवाई सफर के नियमों से। साल 1929 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया जिसे वॉर्सॉ कन्वेंशन कहते हैं। ये हवाई ट्रांसपोर्ट के लिए एक तरह से गेम चेंजर था। इसी कन्वेंशन ने तय किया कि भाई अगर उड़ान के दौरान सामान को कुछ हो गया या वो लेट हो गया तो एयरलाइन की जिम्मेदारी कितनी होगी। और इतना ही नहीं, इसने पूरी दुनिया में कागजात को भी एक स्टैंडर्ड दिया। और ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, सुनिए, 120 से भी ज्यादा देशों ने इसे माना है। आप सोच सकते हैं, यही चीज इसे ग्लोबल एयर ट्रेड की एक मजबूत नींव बनाती है। अच्छा, हवा से उतरकर अब जमीन पर आते हैं, मतलब सड़क और रेल पर। जी हाँ, यहां भी इंटरनेशनल नियम चलते हैं। जब कोई सामान ट्रक से एक देश की सीमा पार करके दूसरे देश जाता है तो उस पर लागू होता है CMR कन्वेंशन। और अगर वही सफर ट्रेन से हो रहा है तो काम आते हैं CIM कन्वेंशन के नियम। इन दोनों का काम एक ही है, भेजने वाले और ले जाने वाले दोनों के हक और जिम्मेदारियां साफ साफ तय करना। ठीक है, नियम कानून तो समझ लिए, पर अब वो सवाल जो सबके दिमाग में आता है कि अगर रास्ते में सामान का नुकसान हो गया तो, अगर वो टूट गया या खो गया तब क्या होगा? तो जो ट्रांसपोर्टर है उसकी जिम्मेदारी कितनी बनती है? क्या वो पूरे नुकसान की भरपाई करेगा या इसकी भी कोई लिमिट है? जी हाँ, इसकी एक लिमिट होती है। जैसे समुंदर से जाने वाले सामान के लिए ये लिमिट अक्सर होती है 666.67 SDR प्रति पैकेज। अब दिमाग में पहला सवाल यही आएगा, ये SDR क्या बला है? तो SDR का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसे एक तरह की स्पेशल इंटरनेशनल करेंसी समझिए, जिसे बनाया है IMF ने। इसकी कीमत किसी एक देश की करेंसी पर नहीं, बल्कि डॉलर, यूरो, युआन जैसी दुनिया की बड़ी करेंसीज की एक बास्केट के आधार पर तय होती है। इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये कि दुनिया भर में करेंसी के रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर क्लेम की रकम एक स्टैंडर्ड पर बनी रहती है। अब देखिए, आज के जमाने में शायद ही कोई सामान सिर्फ एक ही तरीके से सफर करता है। उसकी यात्रा काफी घुमावदार होती है। एक मिनट के लिए सोचिए, एक कंटेनर है जो वियतनाम में एक ट्रक पर लदा, फिर वो जहाज पर चढ़ा और सिंगापुर पहुंचा। वहां से उसे हवाई जहाज में डालकर दिल्ली लाया गया। अब बताइए, ट्रक वाला, जहाज वाला, एयरलाइन वाला, इतने सारे लोग हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी किसकी? बस इसी मुश्किल को आसान करने के लिए सीन में एंट्री होती है एक सुपर एजेंट की। इसे कहते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, यानी MTO।
इसका काम ही यही है कि वो ग्राहक के लिए पूरे के पूरे सफर की जिम्मेदारी अकेले ले लेता है, भले ही रास्ते में कितने भी ट्रक, जहाज या ट्रेनें क्यों ना बदलें। तो एमटीओ काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में समझिए। पहला, ग्राहक को 10 लोगों से बात नहीं करनी, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है एमटीओ के साथ। दूसरा, एमटीओ की टीम खुद ही अलग-अलग जहाज, ट्रक, ट्रेन वालों से कोऑर्डिनेट करती रहती है। और तीसरा, और सबसे जरूरी, पूरे सफर में कहीं भी कुछ भी नुकसान हो तो जिम्मेदारी सिर्फ एमटीओ की होती है। सोचिए ग्राहक के लिए चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो पूरा अदृश्य कानूनी ताना बाना है ना, जिसमें ये बिल, ये नियम और ये एमटीओ जैसे ऑपरेटर हैं, यही ग्लोबल ट्रेड को मुमकिन भी बनाता है और महफूज भी। तो अगली बार जब कोई बाहर से आई हुई चीज हाथ में हो, तो याद रखिएगा वो सिर्फ एक चीज नहीं है, उसके पीछे कागजात, नियम और इंटरनेशनल समझौतों का एक लंबा सफर है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या अगली बार किसी विदेशी चीज को इस्तेमाल करते वक्त हम एक पल के लिए उसकी इस लंबी और मुश्किल कानूनी यात्रा के बारे में सोचेंगे? कोशिश जरूर कीजिएगा।